तो हम लास्ट ये एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल पढ़ लिया था, कीटनाशक वगैरह, साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करना फार्मिंग में। इंस्टीट्यूशनल में इंटरमीडिएट्स का एबॉलिशन कर दिया गया था। जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह फैले थे, उनको हमने एक टुकड़ा बड़ी जगह पे दे दिया। ये काम गवर्नमेंट आज भी करती है कि भाई आपको अगर विस्तारित किया जा रहा है कहीं पे, तो आपको एक जमीन लेकर कहीं दूसरा लैंड हम दे देंगे। इज दैट क्लियर? और किसी के पास अगर जरूरत से ज्यादा लैंड एरिया है तो उससे हम सो कॉल्ड वापस भी ले लेंगे, जैसे गवर्नमेंट रिच इनकम पे ज्यादा टैक्स लगाती है, लाइकवाइज। आज स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज जनरल रिफॉर्म चिल्ड्रन। पहला जनरल रिफॉर्म आपको क्या मिलेगा? इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने की बात हुई। अब इरिगेशन फैसिलिटीज को क्यों एक्सपैंड किया गया? भाई सिर्फ इसलिए एक्सपैंड करने की बात हुई ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वाटर सप्लाई एंश्योर हो जाए। अगर पानी की सप्लाई नहीं होगी, क्या खेती हो पाएगी चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 में ओनली 17% ऑफ द कल्टीवेटेबल लैंड, आई रिपीट, कौन सा लैंड? कल्टीवेटेबल, पूरे हिंदुस्तान की जमीन नहीं, सिर्फ कल्टीवेटेबल, पानी वहीं चाहिए। पता लगा हर सड़क सब पे पानी डाल दिए, कीचड़ फैल गया, लोग फिसल के मर गए। कल्टीवेटेबल लैंड वाज हैविंग परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। बट नाउ, नाउ का मतलब जब पिछला रिकॉर्ड जब भी आया, किस ईयर में, भगवान जाने, किताबें नहीं लिखा है ये। 45% ऑफ द लैंड वाज ब्रॉट अंडर परमानेंट सो कॉल्ड वाटर सप्लाई चिल्ड्रन। टेम्परेरी तो भाई रेन से मिली जाएगी। कनाल इज ऑल्सो परमानेंट। अगर आपने पंपिंग सेट लगवा लिया, बोरिंग करवा ली, सबमर्स क्या बोलते हैं उसको, समरसेबल, हाँ, समरसेबल लगवा लिया, तो भी परमानेंट आपको वाटर सप्लाई मिल गई। तो 1951 में जब पहला 5 ईयर प्लान बना, सिर्फ 17% जमीन पे परमानेंट वाटर अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर में थी। एंड नाउ इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 45% बेसिकली। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, पता नहीं इन जाहिलों ने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये ऑलरेडी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो वहीं पे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, लिखा तो यहाँ पढ़ लीजिए। तो आपको पता होगा चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया मल्टीपल टाइम्स, आरबीआई ने एक अपना ही जैसा सो कॉल्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग विलेजेस के लिए भी प्रोवाइड कराया, रूरल एरिया के लिए। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले गए, ये सिर्फ जमीन खरीदने के लिए लोन दिया करते थे। रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए, जैसे शहर में लोग पैसे बैंक बैंक में जमा करते हैं, गांव में काम कर सकते थे। अब रीजनल रूरल बैंक के सामने प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये लोन तब देंगे जब इनको किसान सिक्योरिटी देगा, और किसान के पास, बेचारे के पास कौन सी सिक्योरिटी? और जो जमीन है किसान की, उसके अगेंस्ट कोई लोन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिफॉल्ट कर गए तो बैंक वो जमीन थोड़ा बिकवा सकता है। तो आरआरबीज ने बना दिए बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोहल्ले के, गांव के 10-12 लड़के लड़कियां इकट्ठे कर लिए, भाई आप गांव वालों को ठीक से जानते हो किसको लोन देना चाहिए और किसको लोन नहीं देना चाहिए। तो बैंक कह रहा है कि हम आपके ग्रुप को 5 लाख रुपए दे देंगे, नाउ यू डिसाइड किसको कितना लोन देना है, और रिकवरी भी हम आपके थ्रू ही करेंगे, हम किसी फार्मर से पैसे लेने नहीं जाएंगे। एंड इसी की तरह ओपन की गई चिल्ड्रन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। सबने पहला पॉइंट तो लिख ही लिया होगा। सो डेटा मार्क करिए चिल्ड्रन। 94,647 पैक्स थे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक थे। सर इनमें फर्क क्या होता है? विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाती है, समझ में आ गया? और सो कॉल्ड सिटी लेवल पे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक बनाया जाता है। तो अगर आप गांव की बात करें, 20-25 गांव को एक साथ ले लिया और वहां पे बना दी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चल रहे हैं, और 2-4 शहरों को ले लिया और बना दिया गया प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अगर आपने थोड़ा सा कंज्यूमर सो कॉल्ड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा हो, तो 3 लेवल्स पे कंज्यूमर के नुकसान की भरपाई होती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है, और एक नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपका मुकदमा वैल्यू वाइज चलता है, 10 लाख से कम का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करोगे कि ये बिजनेसमैन मेरा पैसा खा गया है, मेरे को चीट किया। अगर 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ या 20 लाख, ऐसी कुछ लिमिट 1 करोड़ तक है, यस, तो आप स्टेट कमीशन में जाते हो। और अगर 1 करोड़ से ऊपर का आपका एज अ कंज्यूमर नुकसान है, तो यू गो टू नेशनल कमीशन। नेशनल फोरम जो होता है ये हाईकोर्ट के बराबर होता है, और अगर यहाँ पे भी रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलता आपके फेवर का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम चलते हैं। और वैसे यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होती थी, वो प्रैक्टिकली चिल्ड्रन विलेज लेवल पे होती थी।
आप बोल सकते हैं टाउन एरिया, डिस्ट्रिक्ट हो गया बड़ा थोड़ा सा, या सिटी लेवल हो गया, तो वी हैड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स बेसिकली। और इनको जब ओपन किया गया, इनको इंडस्ट्रियल बैंक्स की देखा देखी ओपन किया गया। तो आरबीआई ने रूरल एरिया में खुलवा दिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक, और शहरों में इन्होंने क्या खुलवा दिए बच्चों, इंडस्ट्रियल बैंक। तो सबसे पुराने इंडस्ट्रियल बैंक्स आपको इंडिया में कौन से नजर आते हैं चिल्ड्रन? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। अब ये इंडिया में सब बंद हो चुके हैं। आईडीबीआई को उनके बेटे ने खरीद लिया, जिसका नाम क्या था? आईडीबीआई बैंक। आईसीआईसीआई को उनके बेटे ने खरीद लिया, जिनका नाम क्या था? आईसीआईसीआई बैंक। और एचडीएफसी तो अभी पिछले साल ही खरीदा गया है, इनके बेटे ने खरीद लिया। क्या नाम था इनका? एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी अलग है और एचडीएफसी बैंक अलग, आईडीबीआई अलग था और आईडीबीआई बैंक अलग था। तो ये इंडस्ट्रियल बैंक सिर्फ इसलिए खोले गए थे ताकि पीपल लाइक अंबानी एंड अडानी, टाटा, गोदरेज, इन सबको फंडिंग मिल पाए। तो इनको ढेर सारा पैसा चाहिए होता था, तो ये छोटे बैंक से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने 60s और 70s में ये आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी खोले थे। जब 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो इन सारे बैंकों ने सोचा क्यों ना हम भी रिटेल बैंकिंग करनी चालू करें। तो दे गॉट अप्रूवल्स फ्रॉम आरबीआई, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। जैसे आईसीआईसीआई को अप्रूवल नहीं मिला था, तो उन्होंने बैंक ऑफ मदुरई को खरीद लिया। तो बैंक ऑफ मदुरई का लाइसेंस भी इन्हीं का हो गया। और इंडिया में हर जगह जहां बैंक ऑफ मदुरई की ब्रांच थी, वहां पे कौन से बैंक खुल गए? आईसीआईसीआई बैंक। HDFC got the license, IDBI got the license, and they established their children concern in the name of IDBI Bank and HDFC Bank. But after doing many years of business, it was thought कि IDBI, ICICI, HDFC ये बहुत ज्यादा बिजनेस ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो इनके सो कॉल्ड चिल्ड्रन बैंक थे यही काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सीधे अडानी, अंबानी, गोदरेज, टाटा के पास, बिरला के पास यही पहुंच जा रहे हैं। तो सोचा गया कि इनका सिर्फ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, तो बेटे ने ही पिताजी की कंपनी को खरीद लिया। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए। सो कमर्शियल बैंक्स को भी गांव वगैरह में सेटअप किया गया चिल्ड्रन। 72% ऑफ द टोटल रूरल क्रेडिट वाज गिवन बाय होम चिल्ड्रन? कमर्शियल बैंक। अगर आपको एग्जाम में एक लाइन लिख के आ जाए, कमर्शियल बैंक्स हैव बीन केटरिंग द क्रेडिट नीड ऑफ फार्मर्स एंड दे प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, inverted commas closed. With reference to this sentence, what could be the demerit of the rural credit system? तो 72% अगर कमर्शियल बैंक काम कर दे रहा है, मतलब रूरल क्रेडिट बहुत ज्यादा काम कर ही नहीं पा रहा। नहीं समझे? आपका ज्यादा ध्यान अगर आपके पापा मम्मी रखते हैं, मतलब दादा दादी आपका ज्यादा ध्यान नहीं रख, कैसे रखेंगे सर? है ही नहीं, वो निपट गए सब 10 साल पहले। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो ये 72% कमर्शियल बैंक क्रेडिट देते हैं रूरल सेक्टर में, अच्छी बात है। बट ये साथ ही साथ डीमेरिट किसके लिए चल रहे हैं? फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नहीं समझे बात को? पक्का? आपकी 90% एजुकेशन आपकी मम्मी ने बचपन में करवाई, मतलब पापा का ध्यान एजुकेशन में बहुत कम था। घर का 99% एक्सपेंस पापा फाइनेंस करते हैं, मतलब बाकी घर में लोगों का योगदान बहुत कम था। तो एक अगर मेरिट है तो इसका ऑपोजिट कहीं ना कहीं डीमेरिट भी होगा। तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप समझ गए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा चल रहा है। तो ये पूरा आपको लिख के दे देंगे सेंटेंस और बोलेंगे दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पैक्स एंड पकार्ड, गुड परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी, और डी में होगा नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब होगा बोथ ए एंड बी। इनका पुअर परफॉर्मेंस था और इनका गुड परफॉर्मेंस। समझ में आ गया? बट अगर आपने सिर्फ एग्जाम में सो कॉल्ड सेंटेंस को देखा, आपको और कुछ पता ही नहीं है, आप ये लर्न करके गए ही नहीं, इसको ध्यान ही नहीं दिया, तो भी कोई फर्क नहीं, अकल होनी चाहिए आपके पास। 72% काम अगर ये कर रहे हैं तो दूसरे लोग काम इसका मतलब कम कर रहे हैं। तो उनका इल परफॉर्मेंस और इनका गुड परफॉर्मेंस। मोहल्ले में सब्जी वाला क्यों आ रहा है ठेला लेके? क्योंकि लोग बड़े आलसी टाइप के हैं। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए चलो आगे बच्चों। रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू एनहांस क्रेडिट। कोई डेटा नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए ये सिर्फ देखने को है, इन्होंने काम वाम कोई किया ही नहीं। तो नाबार्ड का मतलब सबको समझ में आ गया बच्चों? काम इसका रूरल सेक्टर में आरबीआई की तरह है, बट आप इसको आरबीआई की पैरेलल बॉडी नहीं मान सकते। तो अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडिया में ये 4 पैरेलल रेगुलेटर्स हैं। कौन है? रेगुलेटर, जिसमें आरबीआई का काम बैंकिंग को रेगुलेट करना है, सेबी का काम फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना, आईआरडीए का काम इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, और पीएफआरडीए का काम पेंशन फंड्स को रेगुलेट करना। जो लोग पेंशन स्कीम वगैरह नहीं लेते हैं, चाहे बैंक में लो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी में लो, चाहे प्रोविडेंट फंड में लो, चाहे नेशनल पेंशन स्कीम में सिस्टम में ले लो, सबकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? सुनाई नहीं पड़ा क्या लिखा है? दिख नहीं रहा? अंधे हो गए? पीएफआरडीए। बट आरबीआई ने रूरल बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और अपनी आर्म सेटअप कर दी, इट इज नाबार्ड। तो आप बोल सकते हैं कि नाबार्ड का काम रूरल बैंकिंग में आरबीआई की तरह है, बट ये आरबीआई की पैरेलल बॉडी नहीं है, इट इज जस्ट अंडरनीथ दैट। तो ये बेसिकली सुपीरियर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, ये आरबीआई का सबऑर्डिनेट ही है। नहीं समझे बात को? पक्का? घर आपके दादाजी के नाम पे है जहां पे आप रहते हैं, बट घर का पूरा मैनेजमेंट पापा के हाथ में है। तो क्या आप पापा और दादाजी को बराबर मान लेंगे? भाई भाई है दोनों, कल से चाचा जी बोलने लग जाएंगे, दादाजी को ताऊ जी बोलने लग जाएंगे? नो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? क्योंकि काफी बार बच्चे यही सोचते हैं कि नाबार्ड आरबीआई के बराबर है। नो, इनकी हरकतें रूरल सेक्टर में आरबीआई के बराबर है, बट इनकी पोजीशन आरबीआई से नीचे ही रहेगी हमेशा। ओके, सो 1982 जब मैं 2 साल का था, तब मैंने आरबीआई को फोन किया, भाई गांव वगैरह में पैसे की थोड़ी कमी आ रही है, तो एक बैंक बनाइए। उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका। तो उन्होंने सो कॉल्ड नाबार्ड बना दिया। याद रहेगा सबको? नहीं याद रहेगा? आपकी एज कितनी थी सर? हम रहे होंगे -28-29 साल के। इज दैट अंडरस्टूड? आपके काफी बच्चों के पापा में भी 2 ही 3 साल के रहे होंगे। नहीं समझ में आया? आज हर जगह पापा में बोलिएगा आज आपकी असलियत पता लग गई, घबरा जाएंगे वो लोग। फिर बोलिएगा सर ने बता दिया, उस समय आप 2-3 साल के रहे होंगे। कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसी बात है। हाँ भाई, डन दिस। तो किस लिए खोला गया था? टू इंस्टीट्यूशनलाइज द क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट नेशनल लेवल। तो गांव में और डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन काम कर रहा है बच्चों? पैक्स एंड पकार्ड। और देश के लेवल पे कौन काम कर रहा है? नाबार्ड। तो नाबार्ड आरबीआई से पैसा लेता था, इन रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इनको फंडिंग करता था। ये आगे किसान की नीड्स के हिसाब से उसको लोन दिया करते थे। इज दैट क्लियर? और उसके बाद किसान को लोन वापस करना नहीं होता था, क्योंकि 4-5 साल हो जाता था लोन लिए हुए, तब तक सरकार दूसरी आती थी, वो इस तरह की फ्रीबीज बांटती थी कि हम लोन माफ कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो 2017-18 का डेटा है। फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट गलत लिखा है, फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल गिफ्ट टू द फार्मर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 11,79,425 करोड़ रुपए। एग्जाम में गिफ्ट ना लिख के चले आना, नंबर कट जाएगा। सच्चाई सुनना पसंद नहीं किसी, क्योंकि रिश्ते तभी तक कायम रहते हैं जब तक झूठ बोला जाए। सच बोलना चालू करिए, रिश्ते टूट जाएंगे। रेगुलेटेड मार्केट, अब ये क्या होता है सर? हर जगह गवर्नमेंट ने बाजार खोले ताकि जो मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन है बेचारे फार्मर्स को, तो फार्मर से आउटपुट खरीदा 4 रुपए में, और इस मिडिल मैन ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच दिया सो कॉल्ड 18 रुपए के भाव से। 14 रुपए कौन कमा गया बीच में बच्चों? बिचौलिया, मिडिल मैन। इसी चीज को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उस जमाने में मार्केट सेटअप किए थे, बट इतने डोमिनेटिंग होते थे मिडिल मैन। कैसे सर डोमिनेटिंग होते थे? किसान को लोन वगैरह दे देते थे, मेनी अ टाइम्स नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसान बेचारा उसी में खुश हो गया कि हमको महाजन जी, हमको लैंडलॉर्ड साहब लोन ही दिए जा रहे हैं बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चलो अपनी फसल इन्हीं को बेच दें। और फार्मर को स्टार्टिंग में क्या काफी दिन तक, मतलब ये मैं आपको 90s और 2000 की बात बता रहा हूं, जब तक इंटरनेट नहीं आया था, फार्मर्स को पता ही नहीं होता था कि उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाजार में बिका किस भाव में। और जहां पे दादाजी पिताजी सब मिडलमैन के सामने नतमस्तक हैं, क्या फार्मर की औकात है कि उसके अगेंस्ट चला जाए? बिल्कुल भी नहीं। अब गवर्नमेंट नया बिल लाई भी थी 2 साल पहले, आपने देखा होगा कैसे फार्म बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। तो प्रोटेस्ट फार्मर ने नहीं किया था, किसने किया था? मिडिलमैन ने, क्योंकि मिडिलमैन की दुकानदारी पूरी चौपट हो जा रही थी। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी है चिल्ड्रन, ये सिर्फ इसलिए लिखी है, इतनी लिखी है कि स्टेट के अंदर ही फार्मर्स को उनकी फसल का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाए, रेम्यूनरेटिव प्राइस। अब गवर्नमेंट जो बिल ला रही थी उसमें वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेच सकता है। सिर्फ ऐप डाउनलोड करे, क्वांटिटी एंटर करे, प्राइस विल बी रिफ्लेक्टेड। आपके पास एजेंसी का ट्रक आएगा,
वो एग्रीकल्चर आउटपुट लेकर जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बट मिडिल मैन को लगा कि भाई हमारी दुकानदारी चौपट होगी, तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग हैवॉक एट सो कॉल्ड दोज एरियाज। और ये ज्यादा समस्या कहां पे आई थी पता है आपको? इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र। क्यों सर? पंजाब में अमरिंदर सिंह जी जो थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के, उनकी फैमिली के ज्यादातर ये बिचौलिए थे, और बीजेपी चाहती थी अपनी गवर्नमेंट वहां बनाना। और महाराष्ट्र में शरद पवार जी का परिवार था जो ज्यादा मिडिलमैन का काम करता था, वहां पे बीजेपी अपनी सरकार चाहती थी। तो उधर शिवसेना वाले मान गए, इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह मान गए, किसान जाए बाढ़ में, बिल वापस ले लिया गया, ये बोलकर कि भाई फार्मर्स को पसंद नहीं है। तो एक्चुअली फार्मर्स को नहीं, मिडिलमैन को नहीं पसंद था, और मिडिलमैन अब उनके फेवर में ही आ गया, हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं जी, आप बिल वापस लो बस। समझ में आ गई हिंदुस्तान की नेतागिरी बच्चों? चलिए, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलन चलो आगे, लिख लिया सबने? चलिए बस एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें, मार्केट कमेटीज को अपॉइंट किया गया था। चलन बस ये लिखना है आपको। क्यों अपॉइंट किया गया था? ताकि फार्मर्स को टाइमली पेमेंट मिले, और जो वेइंग हो वो एकदम सही हो। घटतौली शब्द सुना है बच्चों? ये गांव में काफी इस्तेमाल होता है, घटतौली। घटतौली का मतलब क्या होता है? 5 किलो फसल से आया आउटपुट तौलेंगे, बट एक्चुअली होगा वो सिर्फ 4 किलो। ऐसा करेंगे, रखेंगे 5 किलो और तौल में कितना नजर आएगा? 4 किलो, ताकि पेमेंट 4 किलो का करना पड़े, तो उसको घटतौली बोलते हैं। शहर में भी तो होता है फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन नहीं सुने? अरे भाई, लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं, चाइना वाइना से आए हैं। फूड अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं जाने। खोया खरीदा होली में 1 किलो, पता लगा खोया तो 800 ग्राम है, 200 ग्राम उसके अंदर मैदा मिला दिया गया है। तो दिस इज ऑल्सो घटतौली टाइप ऑफ सिस्टम। तो घटतौली हिंदी का शब्द है जहां पे वेट नजर ज्यादा आता है, बट रियलिटी में सो कॉल्ड अमाउंट ऑफ जो क्रॉप रखा है वो उससे भी कहीं ज्यादा होगा। तो आपने तो सोचा कि आपका 25 किलो फसल बिक गया एग्रीकल्चर आउटपुट, बट बिका 30 किलो है। वेइंग में कितना दिखाया गया है? 25। सर ये करते कैसे हैं? पुराने जमाने में वो तराजू होता था, उसके नीचे मैग्नेट वगैरह लोहा वगैरह कुछ लगा दिए, नहीं समझे? तो 2 किलो का अगर मैग्नेट या लोहा लग गया, 5 किलो फसल रखी, तो उधर वेट 7 किलो का नजर आ जाएगा। 2 किलो तो पहले ही गिरा हुआ है। ये घर में संडे को कबाड़ी आता होगा, ये वो कर्मकांड खूब करता है। एक बार हमारे यहाँ सिलेंडर डिलीवरी करने वाला डीलमैन आया था, हमने जरा वहीं करो, वो वहीं कर रहा है तो पूरी गैस नजर आ रही है 14.3 जो मेंशन होती है, मैं वहीं कर रहा हूँ तो 11 थी। कह रहा आप सही से तौल नहीं पा रहे, मैंने निकला तुमको तौल दूंगा मैं यहाँ पे कायदे से, बोलने वालों को बुला रहा हूँ। चला गया, उसके बाद आज तक वापस ही नहीं आया। इस तरह उनकी स्टाइल होती है, वो इस तरह से लीवर को पकड़ते हैं कि वो थोड़ा सा आपको ज्यादा ही नजर आ जाएगा। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, इसके लिए कैंपेन्स वगैरह भी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन से चलाते हैं कि आप अपने घर में मेजरिंग स्केल खुद रखिए। सर उतना भारी है, हम कढ़ाई उठा नहीं पाते ठीक से, ये कैसे उठाएंगे? तो जो वो वाला वेइंग मशीन होता है गोल वाला, जिसपे खुद अपना वेट करते हैं, 1 कुंटल 1.5 कुंटल जो हो गया, समझ गए प्रांजल भाई? तो उस पर भी आप सिलेंडर रख के देख सकते हैं कि उसकी वेइंग कितनी है। अच्छा हुआ आपने नहीं सुना। चलिए, सबने कॉपी कर लिया बच्चों? ये रेगुलेटेड मार्केट समझ गए? चलिए, रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, 8 लोग गांव के मिल गए। सर कहाँ है ये लोग? ये रहे 8 लोग। और इन्होंने फार्मर्स को बोला कि भाई आप बाजार तक कहाँ जाएंगे, आप हमको अपनी फसल बेच दीजिए और हम इसको बाजार में जाके आगे बेचते हैं। तो इन सोसाइटीज ने एक अश्योरेंस दिया कि हम आपकी फसल को ग्रेड करेंगे। सर ये ग्रेड क्या होता है? गेहूं जानते हैं? गेहूं, गेहूं की जो सबसे अच्छी फसल इंडिया में होती है बच्चों, उसका कोड नेम होता है। व्हाट इज दैट कोड नेम? K68। सर ये कैसे होती है ग्रेड? जो ग्रेन होता है उसमें आटा कितना निकलेगा, कहने का मतलब अगर 1 किलो K68 गेहूं को पीसा जाए तो हो सकता है उसमें 800 ग्राम व्हीट फ्लोर निकल जाएगा। कोई दूसरी क्वालिटी की अगर 1 किलो गेहूं पिसी चक्की पे जाके, तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितना व्हीट फ्लोर निकल पा रहा है? 750। तो कौन सा ग्रेन बेटर क्वालिटी का है, किसमें आटा ज्यादा है? K68 में। ऐसे आपने राइस में देखा होगा, कभी राइस का दाना बड़ा होता है कभी छोटा, तो जितना छोटा होगा उतना प्राइस कम, और जितना बड़ा होगा बासमती राइस प्राइस उतना ज्यादा। कैश्यू नट्स खाया आपने? काजू, अगर आप एकदम वो टुकड़े वाला काजू लेते हैं तो उसका प्राइस कम होगा, और अगर 2 टुकड़े वाला काजू होगा तो थोड़ा सा ज्यादा, और पूरा एक सिंगल काजू होगा तो और ज्यादा, और उसका पीस भी अगर साइज बड़ा होगा तो
और ज्यादा। सर तो हमारे कौन से गेस्ट वो राजा अकबर के खानदान से या मुगल एम्पायर से चले आए हैं, इधर इधर टुकड़ा काजू खिलाएंगे चम्मच से खाओ। तो जो टुकड़े वाला काजू होता है ये सड़क छाप रेस्टोरेंट इस्तेमाल करते हैं, ताज वगैरह में सो कॉल्ड पूरा काजू इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका टेस्ट भी बेटर होता है। और ये टुकड़े वाला मैक्सिमम पता है खराब काजू जिसमें कीड़ा लग जाता है उसी को टुकड़ा कर देते हैं। ये मत खरीदा करिए, नॉन वेजिटेरियन काजू होता है पूरा पूरा, कीड़ा भी तो पिस गया उसके अंदर। चलिए, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंश्योर कि भाई यहाँ पे सप्लाईज में कोई स्टॉपेज ना हो, और ऐसा ना हो कि मार्केट में जब भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्मर बेचने जाए, बेचारा फार्मर पढ़ा लिखा होता नहीं है, वीक बार्गेनिंग पावर होती है, अच्छा नेगोशिएशन कर नहीं पाता, लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं क्योंकि वो लेके आया बाजार में कितना वीट या राइस चल रहा है, 200 क्विंटल, ट्रैक्टर में 200 क्विंटल वीट लदी हुई है, बायर को पता है इसकी गरज है, वो उसको क्या रेम्यूनरेटिव प्राइस देगा? नहीं देगा। बट ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज है चिल्ड्रन, दे हैव प्रॉपर व्हाट चिल्ड्रन, वेयर हाउस। बायर को पता है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे जाके वेयर हाउस में स्टोर कर देंगे और इनका कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए अगर आप मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू अपना सामान बेचते हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है तो आपको दाम अच्छा मिलेगा। खुद अगर ट्रैक्टर लेके पहुंच गए, वो समझ जाएंगे आपकी गरज ज्यादा है तो आपको औने पौने दाम पे बेचना ही बेचना है। तो सब्जी मंडी में वो सब्जी वाले जिनके पास डीप फ्रीजर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होता है वो सब्जी सस्ती नहीं बेचेगा, आज बिके तो ठीक, नहीं बिके तो स्टोर कर देगा। बट वो बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है डीप फ्रीजर खरीदने के, क्या वो सब्जी स्टोर कर पाएगा? वो औने पौने में शाम को बेचकर चला जाएगा। बात समझ में आ गई चलन? पक्का? कॉपी द पॉइंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इफ आई से चिल्ड्रन ह्यूज एक्सेस एग्रीकल्चरल आउटपुट निकला है, फार्मर विल फील हैप्पी और सैड चिल्ड्रन? गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दें। हैप्पी बिल्कुल गलत। आपने लास्ट ईयर डिमांड पढ़ा होगा, मैंने आपको प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स पढ़ाया था चिल्ड्रन, याद आया? याद आया किसी को? नहीं याद तो चलिए बता देता हूं। व्हाट इज प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स? जब आपके पास ढेर सारा एग्रीकल्चरल आउटपुट आ जाएगा और बाजार में बच्चों उतनी डिमांड ही नहीं है, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल गो डाउन। तो फार्मर वुड फील हैप्पी और सैड? सैड। ये सोच के चला था ईयर के स्टार्ट में कि कम से कम 20 रुपए किलो में चावल बाजार में बेचूंगा, आउटपुट इतना ज्यादा हो गया, नो बडी इज विलिंग टू पे हिम मोर देन ₹12। फार्मर वगैरह क्या करते हैं जब उनको पैसे ठीक ठाक नहीं मिलते, बेचारे परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ना 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 ना, मालवीय जी एकदम सही कह रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अगर फार्मर सुसाइड करेगा तो बाकी लोगों को भी सुसाइड करना पड़ जाएगा, फिर खेती करे कौन? तो गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल परेशान मत हो, 17 रुपए में हम तुम्हारा राइस परचेज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? योर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज 14 रुपी पर केजी, वील पे यू 17। तो अगर तुम्हें 17-18 कुछ बाजार में मिल जाए तो तुम बेच देना जाके, नहीं मिले हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, 17 रुपए में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर क्रॉप तुम्हारा हम खरीद लेंगे। इसे बोलते हैं एमएसपी। क्या बोलते हैं? एमएसपी। ये ऑल इंडिया वैलिड नहीं होता है, हर स्टेट में अलग अलग सो कॉल्ड पॉलिसीज चलती हैं। इज दैट क्लियर? फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आउटपुट स्टोर करवा लेती है, फिर बाद में एक्सपोर्ट करें, बाजार में बेचें, राशन की दुकान पे, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो पीपल अंडरस्टूड ये प्राइस सपोर्ट पॉलिसी कहां पे चलती है। तो एग्जाम में अगर आप ये प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करके हाईलाइटर से मार्क कर देंगे तो टीचर समझ जाएगा कि आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई बात चलन? पक्का? तो यहाँ पे आप इस पॉइंट तक बस मार्क कर लीजिए। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अश्योर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। इतना लिखने पे कोई नंबर नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल समझा, आपको ऐसे लिख के आना पड़ेगा किस तरह की अनसर्टेनिटी है, यू नीड टू आंसर दैट। कि अगर आउटपुट बहुत ज्यादा हो गया तो मार्केट में डिमांड बीइंग कांस्टेंट, सप्लाई का एक्सेस होगा तो प्राइसेस विल फॉल डाउन, प्राइस गिरेगा तो पार्टनर इज गोइंग टू सफर लॉस। दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स। प्लेंटी मतलब ढेर सारा सामान आ गया हमारे पास। समझ में आ गया? समझ में आ गया? And as a result, prices would go down. Farmers may be so-called attempting or committing suicides. For putting a restriction on these ill practices and making farmers not to suffer loss, government offers a minimum support price which will cover the loss to the farmers
had the product or the agricultural output been sold in the market at a reduced price। हो जाएगा, चलिए लिख लीजिए झटपट फास्ट।